हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और आपकी तैयारी, आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, पूरी मेहनत कर रहे होगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो आपकी वीडियो है, ये है आपकी करंट अपडेट्स की वीडियो, मॉर्निंग के करंट अपडेट्स की। ये हमारी करंट अपडेट्स की वीडियो है, दिन में 2 बार आती है। हालांकि शाम वाली पिछले कुछ दिनों से आ नहीं रही है, मैं किसी काम में एक्चुअली फंसा हुआ हूँ जिसकी वजह से आ नहीं रही है। लेकिन आज से पूरी कोशिश की जाएगी कि आज से आपको लगातार वो वीडियो मिलनी शुरू हो जाए दोबारा से, जैसे पहले मिल रही थी। ओके, तो ये जो वीडियो है आपकी मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो है, क्योंकि मॉर्निंग की तो आपको लगातार मिल रही है, लेकिन शाम वाली मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी 3-4 दिन से तो लगातार ही नहीं मिल रही है, तो आज से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपसे आज से आपको पूरी तरह से वो वीडियो मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपकी करंट अपडेट्स की वीडियो है मॉर्निंग की। डेट क्या है आज? 7 फरवरी 2023, 7 फरवरी 2023 की जो मॉर्निंग की करंट अपडेट की वीडियो है, उस वीडियो वो ये वीडियो है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है अमित शाह लेड फाउंडेशन फॉर इंडियाज 5th नैनो प्लांट इन देवगढ़। नैनो प्लांट इन देवगढ़। तो क्या है ये जो है अमित शाह कौन है? अमित शाह आप जानते हो अमित शाह कौन है? अमित शाह हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर है। जो हमारा होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री होते हैं, वो है हमारे देश के। कौन? अमित शाह। तो अमित शाह ने क्या किया है? अमित शाह ने ये जो नैनो प्लांट है, ये कौन सा नैनो प्लांट है? ये यूरिया नैनो प्लांट की बात हो रही है। जो यूरिया नैनो प्लांट होता है उसका क्या किया है? उसका उद्घाटन किया, उसका उद्घाटन नहीं, सॉरी, उसका वो किया है, स्टार्टिंग किया, मतलब उसका जो होता है ना, नींव रखी जाती है, वो किया है। ये फाउंडेशन, मतलब ये फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, जो पहला पत्थर रखा जाता है ना, तो पहला पत्थर जो रखा जाता है वो इन्होंने किया है, क्योंकि अभी ये बनना शुरू होगा। कहाँ पे बन रहा है ये? देवगढ़ में। देवगढ़ कहाँ पे है? देवगढ़ आपका झारखंड में है। तो देखिए, देवगढ़ के बारे में हमने कल भी एक न्यूज डिस्कस की थी कि देवगढ़ मार्ट के नाम से न्यूज डिस्कस की थी हम लोगों ने, कि देवगढ़ मार्ट एक खोला गया है, जहाँ पे जो भी ये लोकल, ये देवगढ़ जो इलाका है, यहाँ पे जो भी लोकल होते हैं ना, जो भी लोकल पीपल्स होते हैं, जो नई अलग अलग चीजें जो है बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, या जो भी कोई फल वगैरह उगाते हैं, ऑर्गेनिक फल, या कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी, जैसे इसमें मैंने एक उसकी जिक्र की थी कि वो बैम्बू जो होता है, आपको बांस की जो चीजें होती हैं वो बनाता है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी बनाते हैं, वो सब जो लोकल चीजें होती हैं, लोकल पीपल जो वहाँ के जो लोकल आदमी बनाते हैं, उन सबका चीजें जो है यहाँ पे बेची जाएंगी, जो आपका देवगढ़ मार्ट नाम से लॉन्च की गई है आपकी मार्केट प्लेस। ओके, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो देवगढ़ कहाँ पे? देवगढ़ है आपका देवगढ़, सॉरी, देवगढ़ कहाँ पे? देवगढ़ है आपका झारखंड में। झारखंड जो स्टेट है हमारी, वहां पे। तो वहां पे ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, मतलब उसको शुरू करने के लिए जो पहला पत्थर रखा था वो रखा गया है। किसने रखा है? अमित शाह जी ने। और ये फिफ्थ हमारे यहाँ पे नैनो प्लांट बनने जा रहा है, नैनो यूरिया प्लांट। जब भी मैं नैनो प्लांट बोल रहा हूँ, इसका मतलब यूरिया की बात हो रही है। यूरिया होता है ना, जो हम खाद की तरह यूज करते हैं, हम खाद की तरह यूज करते, मतलब खाद की उसको यूज करते हैं ना, यूरिया को अपने खेतों में यूज करते हैं, ताकि फसल जो है अच्छे से अच्छी हो सके। वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है फसल की, है ना। उसको जो न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, जो भी उसको पोषण तत्व चाहिए, वो सब उनको देता है। कौन देता है? जो यूरिया हो गया, जैसे और भी बहुत सारे तरह के खाद होते हैं। तो इसमें क्या बात हो रही है? ये आपकी बात हो रही है नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया जो है उसका प्लांट खोला जा रहा है। तो ये 5th नंबर का प्लांट है इंडिया में। देखिए, इंडिया में पहले 4 प्लांट और हैं। तो जो पहला प्लांट खोला था ना, वो इंडिया में 2002 में खोला गया था, 2022 में खोला गया था, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खोला गया था 2022 में, जो पहला प्लांट खुला था। ओके, और ये आपका 5th प्लांट खुल रहा है। तो पहला प्लांट कहाँ खोला गया था? पहला प्लांट खोला गया था गुजरात में। 2022 में पहला प्लांट जो है खोला गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था। और ये जो खुल रहा है, ये 5th प्लांट खुल रहा है। ओके, आप पूछोगे कि ये जो नैनो यूरिया है, ये क्या होता है? देखिए, नैनो यूरिया ऐसा यूरिया होता है ना, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब ये यूरिया ही होता है, लेकिन बहुत छोटी फॉर्म में होता है उसका। जैसे यूरिया हम देखते हैं तो उसको पता चलता है हमको, व्हाइट कलर की गोली सी होती है। लेकिन जो ये नैनो यूरिया होता है ना, ये बहुत छोटे साइज का होता है। जो बहुत छोटा साइज हो जाता है ना, उसको नैनो यूरिया बोलते हैं। ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? कोई भी ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती है, उनके ऊपर काम करती है ना। उनके ऊपर काम करके ये बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करती है। और जब क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, तो ये जो है कहीं पे भी घुस सकती है, और बड़े आसानी से उस चीज को डायरेक्ट जाके टारगेट कर सकती है जहां पे उसकी जरूरत है ना। तो यही वाला काम किसका है? ये नैनो यूरिया का काम है। ये बहुत छोटे छोटे साइज में होता है, और जब हम इसको लगाते हैं ना, तो जब हम इसको फसल में लगाते हैं, अपने खेत में डालते हैं, तो ये जो मेन जरूरत होती है, बेसिकली नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है।
ये जो हमारी खेती होती है, जो हमारी खेती हो रही है, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर इस नैनो यूरिया की जगह पे हम वो वाला यूरिया यूज करें, हमने नॉर्मल वाला यूरिया, तो क्या होता है कि देखिए वो बड़ा साइज में होता है, तो जो है उसके पास जो है ज्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके पास ज्यादा नाइट्रोजन होती है। छोटे साइज का होता है, इसके पास कम नाइट्रोजन होती है। तो ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से कई बार क्या होता है, हमारी फसल खराब भी हो जाती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा नाइट्रोजन चली जाती है ना, एक अमाउंट के जितनी उसको चाहिए उससे बहुत ज्यादा चली जाती है। इसलिए नैनो यूरिया जो है, इसका ये क्या कामयाब है इस चीज में कि ये जो है कम कम नाइट्रोजन जो है देता है, जितनी जरूरत है उतनी नाइट्रोजन ही ये देता है, और जहां पे जरूरत है सीधे वहीं पे ये जाता है ना, वहीं पे जाके प्रोवाइड करता है फसल को, हमारी को क्या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण तत्व होता है। लेकिन यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे पोषण तत्व हैं जो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो आपका नैनो यूरिया होता है, इसका ये काम होता है। तो इसका जो फिफ्थ प्लांट है, फिफ्थ प्लांट कहां पे खोला जा रहा है, देवगढ़ में। ये देवगढ़ में खोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बेसिकली ये फर्टिलाइजर वाला जो काम है ये करती है। क्या नाम है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इफ्को, IFFCO। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इफ्को। ये जो इफ्को ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। क्या है इसका नाम, क्या है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। ये इसकी क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म है इसकी इफ्को। और पूरा कर दे तो इसका मतलब पूरा जो आपकी पूरी लॉन्ग वाली होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इसकी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। इसका क्या काम है, ये जो भी फर्टिलाइजर वाले से रिलेटेड चीजें होती है ना, वो सब चीजें ये देखता है ना, ये वो सब चीजें ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है आपका नैनो यूरिया हो गया, और भी बहुत सारे तरह की चीजें होती है। ये सब क्या है, ये सब भी फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब भी फर्टिलाइजर्स हैं। तो इसको कौन देखेगा, नैनो यूरिया को कौन देखेगा, इसको देखेगा, इसको तो जो प्लांट बनाया जा रहा है ये इफ्को के अंडर बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इफ्को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखेगा। अब देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जी मोदी जी आते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं उसको, या फिर अमित शाह आएंगे उसको बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो प्रोजेक्ट आता है, जैसे अगर कोई रोड बननी है तो जो आपकी रोड मिनिस्ट्री होगी वो बनाएगी उसको, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होगी वो बनाएगी आपकी, है ना। नितिन गडकरी जो है वो है आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है ना। तो वो जो मिनिस्ट्री है वो फिर किसी कंपनी को चुनेगी, उसको टेंडर देगी, फिर वो कंपनी उसको बनाएगी, ऐसा ही होता है ना। इसी तरह ये जो इफ्को है, ये हमारी फर्टिलाइजर से रिलेटेड चीजें जो भी होंगी वो उस पर काम करेगी। फार्मर्स के लिए जो फर्टिलाइजर, जो हमारी फसल होती है उनके लिए, फार्मर्स मतलब किसान, तो जो हमारी फसल होती है उनके लिए जो भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कौन करवाएगा, वो करवाएगा इफ्को। ये भी एक गवर्नमेंट की बॉडी है इफ्को, ये वो करवाएगा, है ना। ये आपका एग्रीकल्चर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर ये आता है आपका इफ्को। तो इफ्को ने क्या किया है, इफ्को ने 20 एकड़ की जमीन दी है, किसके लिए, ये जो आपका नैनो यूरिया प्लांट खुल रहा है इसके लिए 20 एकड़ की जमीन दी है देवघर में। ये जो प्रोजेक्ट है इसका एक कितने अमाउंट में बन रहा है, मतलब कुछ अमाउंट भी तो डिसाइड हुआ होगा कि जिस अमाउंट में बन रहा है, ये बन रहा है 450 करोड़ में, 450 करोड़ रुपये, डॉलर की बात नहीं हो रही है, रुपए की बात हो रही है। तो 450 करोड़ रुपये जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें से 300 करोड़ रुपए तो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसके लिए किए जाएंगे, है ना। जो 350 करोड़ जो रुपए हैं, ये पूरी जो कंस्ट्रक्शन होगी इस प्लांट की इसके लिए किए जाएंगे। और जो बाकी के 150 बच गए, सॉरी जो 300 करोड़ है वो तो किए जाएंगे, 300 करोड़ जो है वो तो किए जाएंगे जो ये पूरा प्लांट बनेगा उसके लिए। और ये जो 150 करोड़ है वो किसके लिए, कि इसको जो है पूरी जमीन खरीदेगी, यहाँ पे कहाँ पे, देवगढ़ में पूरी जमीन खरीदेगी और पूरी एक टाउनशिप बनाएगी, है ना। टाउनशिप कैसे, इसको पूरी जमीन खरीद लेगी और उस पर जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई नया प्रोजेक्ट फर्टिलाइजर से रिलेटेड इसको को लेके आना है, पूरे अपना ऑफिस वगैरह बनाना है, देवगढ़ में बनाएगी जो उसके लिए पूरे टाउनशिप की जरूरत पड़ेगी, ना। पूरा एरिया ले लेगी इसको, उसके अंदर ही फिर सारा काम हुआ करेगा, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, मतलब किसानों से रिलेटेड, या फिर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड जो भी सारी चीजें वो करेंगी इस पूरे टाउनशिप में। ये पूरा एक एरिया खरीद लिया जैसे, है ना। तो यहाँ पे तो ये जो आपका प्लांट है, ये जो आपका नैनो प्लांट बन रहा है, 5th नैनो प्लांट जो बन रहा है देवगढ़ में, ये तो यहाँ बन गया, है ना। फिर और सारे ऑफिसेज हैं और सारी चीजें यहाँ बन के सब कुछ बन गया यहीं पे, है ना, एक ही जगह पे सब कुछ हो गया। तो ये पूरी टाउनशिप हो गई जो इफ्को के द्वारा ली जाएगी। तो 150 करोड़ की तो ये टाउनशिप खरीदी जाएगी इफ्को के द्वारा, है ना। कहाँ पे, देवगढ़ में, देवगढ़ झारखंड में। और 300 करोड़ जो है वो स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए मेंशन किए गए, जो स्पेशली सैंक्शन किए गए इस
प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली। ओके, तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इफको के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है, जो भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड, जो भी किसानों की जो किसान होते हैं उनकी फसलों से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, उन सब चीजों को कौन देखता है, उन सब चीजों को इफको देखती है। ठीक है, इफको का आपका गठन कब हुआ था, इफको कब बनी थी, है ना, इफको का गठन हुआ था 1967 में। कब? 1967 में इफको का गठन हुआ था। मतलब इसको बनाया कब गया था, इसको बनाया गया था 1967 में इफको को। और इसमें क्या बता, और इसमें कुछ बता सकते हैं आपको? नहीं, ये बात ये ध्यान रखिएगा बस, ये दो चार चीजें कि कहां पे बनाया जा रहा है, देवगढ़ झारखंड में बनाया जा रहा है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, इसको। इसको की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई आपको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। ओके, ये जो है कब स्टेब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, कब स्टेब्लिश किया गया था, 1967 में, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि 2022 में दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे पहला जो नैनो फर्टिलाइजर या नैनो यूरिया का जो प्लांट खोला गया था, वो इंडिया में खोला गया था। और कहां पे खोला गया था, गुजरात में 2022 में, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन हुआ था। ओके, और ये 5वें नंबर का अब उसके लिए जो है फाउंडेशन स्टोन, मतलब के जो क्या बोलते हैं उसको, आधारशील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पहला मतलब पत्थर होता है वो रखा जा रहा है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। कहां पे? झारखंड, देवघर में। ओके, अब ये देखिए नैनो फर्टिलाइजर जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है ना, ये भी हमको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बता भी दिया, वैसे थोड़ी सी हिंट दे दी है। तो जो नॉर्मल हमारा यूरिया होता है ना, जो नॉर्मल यूरिया होता है, उसमें क्या होता है, नैनो की जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा या फिर और भी कोई न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। तो नैनो यूरिया क्यों यूज किया जाता है? नैनो यूरिया में इतनी अमाउंट में होती नहीं है, क्योंकि जब मान लीजिए जितनी जरूरत है उतना भी किसी भी चीज को मिल रहा है, कोई भी फसल है उसको उतना कुछ भी मिल रहा है जितनी जरूरत है। जैसे हम ही लोग हैं, जितनी हमको जरूरत है उतना हम कोई भी चीज ले रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी पोषण तत्व ले रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं। उसी तरह फसलों का भी यही सिस्टम है कि जितना उनको जरूरत है अगर उतना मिल रहा है तो ठीक है, कम मिल रहा है तो भी दिक्कत है, ज्यादा में थोड़ा बहुत तो चल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा मिल रहा है तो वो भी दिक्कत है। तो जब नॉर्मल यूरिया यूज किया जाता है ना, तो बहुत उसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिशन होते हैं, बेसिकली ये नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन होती है। और जब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन दी जाती है फसल को, तो वो भी उसको नुकसान पहुंचाती है। देखिए फसल तो हो गई, चलिए मान लीजिए उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, फसल तो हो गई और सब कुछ, जैसे मान लो गेहूं हमने उगाए, गेहूं में हमने यूरिया यूज किया, गेहूं हो गए सब बढ़िया, लेकिन जो गेहूं की वो होती है ना, गेहूं की क्वालिटी गिर जाती है। उससे कैसे गिर जाती है? क्योंकि उसमें केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो लोगों की जो हेल्थ है, हम लोग जो होंगे जो उन गेहूं को खाएंगे, उनकी जो तबियत होगी वो खराब करेगी, उनकी जो हमारी जो बॉडी होगी इसको नुकसान पहुंचाएगी वो। ठीक है, इस वजह से आजकल फोकस ज्यादा किया जा रहा है नैनो यूरिया पे। और दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात ये है कि नैनो यूरिया जो है ना, हम अपने यहाँ पे इसको वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, पहला प्लांट गुजरात में बना, अब ये 5वां देवगढ़ में बन रहा है। तो इस प्लांट में होगा क्या, ये जो प्लांट हो रहे हैं इनमें बनाया जाएगा ना नैनो यूरिया जो है ना, इनके अंदर बनाया जाएगा। लेकिन ये दूसरा यूरिया है और भी कोई फर्टिलाइजर है, ये हमको रशिया वगैरह से, देखिए दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो फर्टिलाइजर्स का है वो रशिया ही है। ठीक है, तो रशिया वगैरह से हमको ये इंपोर्ट करना पड़ता है। और देखिए, और अब हम क्या कर सकते हैं, नैनो जो यूरिया है इसको हम अपने यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। तो ये फायदा, ये भी एक फायदा हो गया इसका। ओके, क्योंकि देखिए ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, अपने यहाँ पे जो चीज बनाई जाती है उसका फायदा अलग होता है और बाहर से मंगाने का जो है नुकसान होता है थोड़ा सा। कैसे नुकसान होता है, देखिए अब जैसे हमने बाहर से कोई चीज मंगाई तो हमको उसको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है, वो पैसे जो है हमारे पास, जो फॉरेन करेंसी हमारे पास है वो कम होगी। लेकिन अगर हमको किसी हम अपने यहाँ पे कोई चीज बना रहे हैं, अपने यहाँ पे कोई चीज बना रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, है ना। अपनी जितनी अमाउंट हमको बनानी उतनी बना सकते हैं, जितनी जरूरत है कभी भी कितनी भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम कोई भी चीज बना सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर से मंगाते हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसके पास कब टाइम है, किसी और कंट्री का ऑर्डर नहीं है, फिर बहुत समय तक ये भी देखना पड़ता है कि आपको उसके साथ रिलेशन कैसे, अच्छे की नहीं है। तो अच्छे रिलेशन हमेशा मेंटेन करो, कुछ कर भी रहा है तो उसके साथ बात करके रखो, है ना। ये सब, और जैसे यूएस का रिलेशन किसी के साथ खराब हो गया तो यूएस जो है सैंक्शन लगा देगा, फिर उससे बचने की कोशिश करो। तो ये सब पंगे रहते हैं बहुत ज्यादा। तो इस वजह से अपने यहाँ बनाने में फायदा अलग ही होता है, और जब अपने यहाँ बन जाता है तो हमको पता है कैसे बनना है, फिर वो हमारे लिए फ्यूचर में फायदेमंद है। जब एक बार हमने बना लिया तो हमको पता है कैसे कैसे बनना है, फिर इंप्रूवमेंट वगैरह जो धीरे धीरे होंगी वो होती रहेंगी, और हमको पता तो है कैसे बनना है। तो ये जो है फायदे होते हैं अपने यहाँ बनाने के। तो ये जो नैनो यूरिया है इसको हम अपने यहाँ बनाएंगे, इसीलिए तो प्लांट बनाए जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी नेक्स्ट न्यूज आज की, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, आईटीबीपी विंस 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम।
तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का होता है लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, वो तो उसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो जो आईटीबीपी है आपकी, आईटीबीपी जानते हैं जो फोर्स है आपके आईटीबीपी, ये तीसरी बार लगातार जीत गई है, तीसरी बार लगातार जीत गई है। क्या जीत गई है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत गई है तीसरी बार लगातार। तो आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी। ये कौन सी फोर्स है हमारी? देखिए जैसे हमारे पास अलग अलग फोर्स है ना, जैसे बीएसएफ है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की वो करती है, रक्षा करती है, जो वहां पे बनी रहती है। उसी तरह जैसे हमारे पास एसएसबी है ना, उसी तरह से हमारे पास आईटीबीपी भी है। आईटीबीपी क्या है? नेपाल बॉर्डर के आसपास जो है करती है, आईटीबीपी जो है नेपाल बॉर्डर के आसपास, और ये वाला जो बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर के आसपास, वहां पे कौन सी हमारी रक्षा करती है? वो करती है आपकी आईटीबीपी, नहीं सॉरी, हाँ नहीं सही है, आईटीबीपी करती है वो, तो आसाम राइफल तो आसाम में करती है ना। तो आईटीबीपी जो है वो यहाँ पे आपकी रक्षा करती है, ठीक है ना, तो जो आईटीबीपी है। तो ये जो आईटीबीपी है इसकी जो मतलब इसकी अलग अलग टीम होती है, जैसे रेलवे की अलग टीम होती है, स्पोर्ट्स की ऐसे करके होती है ना अलग अलग टीम, बहुत सारी नेवी से आर्मी से रिलेटेड होती है, वो भी आर्मी जो है उसमें भी बहुत सारी ऐसी टीम होती है अलग अलग, जो अलग अलग टूर्नामेंट में भाग लेती है। उसी तरह जो आईटीबीपी की टीम है, जो आईटीबीपी की टीम है आपकी, उसकी टीम ने क्या जीता है? ये जो हॉकी चैंपियनशिप है ये तीसरी बार लगातार जीती है। ये हॉकी हॉकी ये जो आपका आइस हॉकी है, सॉरी आइस हॉकी, हॉकी नहीं, आइस हॉकी चैंपियनशिप। आइस हॉकी होता क्या है? नॉर्मल हॉकी तो आप सबने देखा होगा जो ग्राउंड पे खेला जाता है ना। आइस हॉकी क्या होता है? देखिए उसी की तरह का होता है, लेकिन जो उसका कोर्ट होता है ना वो आइस होता है, मतलब जो बर्फ पड़ती है उस जगह पे आइस हॉकी खेला जाता है। बर्फ से बना हुआ इसका पूरा वो होता है, जो पूरा वो होता है ना, वो बना हुआ होता है ग्राउंड, जो उसका होता है, ग्राउंड नहीं कोर्ट होता है एक तरफ से इसका, उसके ऊपर ये खेली जाती है ना। उसके ऊपर ये ऐसी डिस्क होती है, बॉल नहीं होती उसमें, ऐसी डिस्क होती है जो बर्फ के ऊपर घूम सकती है बड़े आराम से, उसको हॉकी के द्वारा खेला जाता है। जो स्केटिंग बोर्ड स्केटिंग नहीं होती, जो आइस स्केटिंग जैसे बोलते हैं, तो जूते से होते हैं स्पेशल, उसके ऊपर चला जाता है, जो आइसिंग होती है आपकी, है ना, उसके ऊपर चला जाता है, तो उनको पहने होता है प्लेयर्स ने, और फिर वो सारे ग्राउंड में, जो जैसे ग्राउंड हो गया इसमें सारे में घूम रहे होते हैं, एक का गोल पोस्ट ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, और फिर ऐसे करके ये डिस्क होती है और इसको इधर उधर लेके जाते हैं और गोल करना होता है। ओके, और उन्होंने नॉर्मल जूते नहीं पहने होते, उन्होंने वो जो आइस स्केटिंग वाले जूते होते हैं वो पहने होते हैं, और फिर हाथ में उनके वो होते हैं जो आपके हॉकीज होते हैं, और उससे वो खेलते हैं, इसलिए इसको आइस हॉकी बोलते हैं। ओके, ये जो आइस हॉकी है ये जो चैंपियनशिप इसकी हुई है, ये आईटीबीपी ने तीसरी बार लगातार जीती है। ये जो 2023 में चैंपियनशिप हुई है ना, ये इसका 13th एडिशन है। ये इसका 12th एडिशन है, 13th नहीं, ये इसका 12th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 12th मतलब ये एडिशन, मतलब 12th एडिशन मतलब ये 12वीं बार जो है हुई है। 2023 में 12वीं बार हुई है। कहां पे हो रही है? लद्दाख में हो रही है। ये लद्दाख में हो रही है आपकी, ये जो चैंपियनशिप आपकी हॉकी की हो रही है। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। देखिए ये जो न्यूज है हमारे लिए पढ़नी जरूरी क्यों है? देखिए एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज है, इस वजह से हमारे लिए पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है ही, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर दूसरी बात क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे ना, देखिए आपको पता है ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल ओलंपिक आपके होते हैं, जो अभी हुआ था, जो जापान में हुआ था, जहां पे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो वो जो ओलंपिक होता है ना उसको बोलते हैं समर ओलंपिक। ठीक है, उसी की तरह एक विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, उसी की तरह पे एक और ओलंपिक होता है जिसको विंटर ओलंपिक बोलते हैं, जो 2021 में वो वाला हुआ था, ये समर ओलंपिक वाला जो जापान में हुआ था, और 2022 में ओलंपिक जो हुआ था उसको बोलते हैं वो विंटर ओलंपिक। ये कहा हुआ था? ये आपका हुआ था बीजिंग, चाइना में, चाइना की जो कैपिटल बीजिंग, वहां पे। तो विंटर, देखिए समर ओलंपिक तो आपने स्पोर्ट देख लिए होंगे, वहां पे नॉर्मल हॉकी होता है, और ये एथलेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज होती है। वो भाला फेंकने वाला होता है जिसमें नीरज चोपड़ा जी जीते थे, कुश्ती वगैरह ये सब होती है उसमें। तो जो नॉर्मल ओलंपिक होता है, मतलब जो ज्यादा बड़े स्तर पे होता है, उसको ये वो जो है समर ओलंपिक ही आपका। लेकिन जो विंटर ओलंपिक है ना, क्योंकि शुरू भी बहुत कई सालों बाद हुआ था समर ओलंपिक के बाद, इसलिए जो है इसकी अभी मात्रा भी थोड़ी कम है, होता भी थोड़ा कम उसमें स्केल पे। तो जो विंटर ओलंपिक है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ना वो सब आइस से रिलेटेड, मतलब सर्दी से रिलेटेड होते हैं, विंटर से रिलेटेड होते हैं। विंटर मतलब जो सर्दी होती है उससे रिलेटेड होते हैं, जो बर्फीली जगह पे खेले जाते हैं, वहां पे उससे रिलेटेड क्या होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं आपके ये जो विंटर ओलंपिक होते हैं, सारे खेल वहां खेले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया का आज तक इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो 0 के बराबर ही है ना। आज तक खाली मतलब 0 ही पार्टिसिपेशन था इंडिया का। पर 2022 में जो ये हुआ था, 2022 में जब ये हुआ था ना विंटर ओलंपिक, तो इंडिया का एक प्लेयर यहाँ पे गया था, है ना, एक प्लेयर इंडिया का यहाँ पे गया था। ओके, एक प्लेयर इंडिया का यहाँ पे गया था। क्या हो रहा है कि जो जैसे इंडिया बहुत ज्यादा
मेहनत कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेहनत कर रही है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है मेहनत कर रही है कि इंडिया का जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। तो उसी फील्ड में ये जो आपके विंटर ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स होते हैं ना, जो सर्दी से रिलेटेड या बर्फ से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है कि जो भी बर्फ से रिलेटेड, जैसे आइस हॉकी हो गया या कोई भी विंटर जो है उसका जो कोई भी गेम होगा, सर्दियों का कोई भी गेम होगा, वो कहाँ पे ज्यादा खेला जाएगा, है ना, क्योंकि बर्फ की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, बर्फ उसमें कहीं ना कहीं होगी, तो ज्यादा खेला जाएगा जो हमारे यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे ज्यादा खेला जाएगा। जैसे लद्दाख हो गया या जम्मू एंड कश्मीर हो गया या फिर हिमाचल हो गया, ऐसी जगहों पे ज्यादा खेला जाएगा इंडिया में। क्योंकि बाकी नीचे आते चले जाओ, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ दिल्ली में लगा के बैठ जाओ और यहाँ विंटर ओलंपिक जो विंटर के खेल है वो खेलेंगे। यहाँ थोड़ी बर्फ पड़ती है, यहाँ थोड़ी इतनी सर्दी पड़ती है, लेकिन इस अमाउंट की थोड़ी पड़ती है, सर्दी पड़ती है लेकिन इस अमाउंट की थोड़ी पड़ती है कि उसमें स्पोर्ट्स खेले जाए। जो है स्पोर्ट्स है वो आइस जो है आपकी आइस स्केटिंग, जैसे आइस स्केटिंग हो गया या आइस हॉकी हो गया, इसके लिए प्रॉपर आइस की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर बर्फ की जरूरत पड़ती है। आइस मतलब बर्फ। तो ये सब कहां से होगा? ये सब यहाँ पे तो होता नहीं है। दिल्ली में कितनी भी सर्दी पड़ जाए लेकिन ये सब तो होता नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्दी पड़ती है तो भी यहाँ बर्फ तो गिरती नहीं है। तो इसी वजह से जो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे हमारी जो ठंडे इलाके हैं हमारे यहाँ पे, वहां पे ये होता है, तो ना वहां पे ये होता है, तो इस वजह से ये ज्यादा प्रोमिनेंट जो है, इसमें ज्यादा लोग रहते नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग रहे, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो स्पोर्ट्स हैं जो विंटर ओलंपिक में होते हैं इन सबको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। इसी वजह से ये जो आपका आइस हॉकी में जैसे हो गया, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका आइस हॉकी के बारे में पहले ही बात की थी, वहां पे एक महिला और पुरुषों के बीच में चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, लद्दाख में हुआ था वो। तो ये सब जो है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इतना प्रमोट कर रही है, क्यों कर रही है? ताकि हमारे इस स्पोर्ट्स के जो प्रति है हमारे लोगों का ध्यान खींचे। जो भी आइस से रिलेटेड चीजें, जो भी विंटर ओलंपिक में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे होते हैं उनमें लोगों का ध्यान खींचे और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर जो है हमारे विंटर ओलंपिक में जा सके। समर ओलंपिक में बहुत सारे प्लेयर जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन विंटर ओलंपिक में अब अभी तक एक ही प्लेयर गया था, वो भी जम्मू एंड कश्मीर का एक अशरफ खान करके शायद प्लेयर था, आरिफ खान करके प्लेयर था, वो गया था। 2022 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, बीजिंग चाइना में। तो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर हमारे यहाँ पे जाए, इस चीज पे फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसीलिए इन सब स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो इसी वजह से हमारा भी इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? केरला विंस इनॉग्रल चैंपियंस ऑफ नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। तो ये जो है आपकी नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। सॉकर क्या होता है? ये सॉकर जो होता है, सॉकर जो है फुटबॉल का ही नाम है। जो फुटबॉल होती है ना आपकी, फुटबॉल तो आप सबने खेली होगी स्कूल वगैरह में कहीं ना कहीं, तो जो फुटबॉल होती है ना उसी की चैंपियनशिप है। सॉकर जो है फुटबॉल का ही नाम है ना। अमेरिका में जो फुटबॉल को है उसको सॉकर कहते हैं ना। अमेरिका में जो फुटबॉल है उसको सॉकर बोलते हैं, क्योंकि फुटबॉल नाम से एक और गेम होता है वो खेला जाता है अमेरिका में, लेकिन बाकी और जो कंट्रीज है उसमें फुटबॉल नाम से एक ही गेम खेला जाता है जिसको फुटबॉल ही बोलते हैं हम लोग। जैसे यूके वगैरह है, यूरोप की कंट्रीज या हमारे यहाँ की जो कंट्री है, अफ्रीका की कंट्रीज, जो जिसको फुटबॉल बोलते हैं ना, जिसको फुटबॉल बोलते हैं वही स्पोर्ट जो है उसी को सॉकर बोलते हैं। ओके, तो जो सॉकर है उसकी चैंपियनशिप हुई है बीच सॉकर की। बीच समझते हैं आप लोग? जो समुद्र के किनारे वाला इलाका होता है ना, थोड़ा सा रेतीला इलाका होता है, उसको बीच बोलते हैं। जो समुद्र के किनारे वाला इलाका होता है उसको बीच बोला जाता है। तो जो बीच है उसके ऊपर सॉकर चैंपियनशिप, नेशनल मतलब राष्ट्रीय सॉकर चैंपियनशिप, बीच की जो सॉकर चैंपियनशिप है वो ऑर्गेनाइज हुई थी अभी अभी, है ना। तो उसका जो इनॉग्रल था, इनॉग्रल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन करना। तो इनॉग्रल का मतलब जो पहला संस्करण खेला गया है, जो पहला एडिशन खेला गया है। एडिशन मतलब संस्करण। जो पहला चैंपियनशिप खेली गई है, जो पहले चैंपियनशिप खेली गई है उसमें जो पहला संस्करण हुआ है उसका विजेता कौन है? उसको जीता कौन है? उसको केरला जीती है। जो केरला की टीम होगी यहाँ पे, वो फर्स्ट इनॉग्रल जो है, मतलब जो पहला वो स्पोर्ट वो जो ये हुआ है, पहला जो हुआ है आपका संस्करण, ये नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का, इसकी चैंपियन कौन बनी है? केरला की टीम बनी है। ये हुआ कहाँ है? ये आपका सूरत में हुआ है। जो सूरत कहां पे पड़ता है आपका? सूरत आपका पड़ता है गुजरात में। सूरत की एक बीच है, कौन सी? डमकस, है ना। क्या नाम है बीच का? बीच का नाम है डमकस बीच है, जहां पे ये हुआ है। ये जो आपका पूरा ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई, क्या नाम है? डमकस नहीं, डमस, DUMAS, डमस जो है, डमस बीच आपकी सूरत में पड़ती है। सूरत कहां पड़ता है आपका? सूरत पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात में जो बीच पड़ती है यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज जो है यहाँ पे हुई है। तो केरला तो फर्स्ट आया है ना। केरला किसी को हरा के फर्स्ट आया होगा। किसको हरा के फर्स्ट आया है? ठीक है, केरला फर्स्ट आया है, और जिसको हराया है मतलब सेकंड नंबर पे कौन आया? पंजाब आया है।
थर्ड नंबर पे कौन आया, थर्ड नंबर पे दिल्ली आई आपकी, थर्ड नंबर पे आपकी दिल्ली आई है। और फोर्थ नंबर पे कौन आया, फोर्थ नंबर पे आपका आया उत्तराखंड, फोर्थ नंबर पे आया आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड आया आपका फोर्थ नंबर पे। टॉप 4 है, आप याद कर लीजिए। कहां पे हुई है मैंने आपको बता दिया, डमस बीच है सूरत में, वहां पे हुई है गुजरात में। और ये शॉकर किस चीज का है, फुटबॉल की चैंपियनशिप है। ओके, ये फर्स्ट एडिशन था, उसका पहला संस्करण था। जीता कौन है, केरला। सेकंड कौन आया है, पंजाब। थर्ड कौन आया है आपका, दिल्ली। और फोर्थ कौन आया है आपका, उत्तराखंड। अब कुछ प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैन ऑफ द प्लेयर होते हैं, प्लेयर बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्होंने जो जो काम अच्छा किया होता है पूरे टूर्नामेंट में, उनके ऊपर बात होती है ना, उसी तरह प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बेस्ट गोलकीपर की, है ना, बेस्ट गोलकीपर की। गोलकीपर क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा कोर्ट है फुटबॉल का, है ना, ये पूरा कोर्ट है जहां पर फुटबॉल खेली जाएगी, पूरा ग्राउंड है फुटबॉल का। तो जो ये कोर्ट बने हुए होते हैं, जो साइड में बने हुए होते हैं, गोल पोस्ट जहां पे गोल करना होता है ना, जहां पे उसी तो पॉइंट मिलते हैं, गोल करने के तो पॉइंट मिलते हैं। तो इसके आगे जो खड़ा रहता है इसको रोकने के लिए, जैसे अगर आपने हॉकी देखा होगा तो उसमें आगे एक बंदा खड़ा रहता है ना उसको रोकने के लिए, या आपने फुटबॉल खेली होगी तो आपको पता ही है उसके आगे गोलकीपर खड़ा रहता है। तो जो बेस्ट गोलकीपर है वो केरला का गोलकीपर था। जो केरला का गोलकीपर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका संतोष कमीर। क्या नाम है, संतोष कमीर। ये केरला का गोलकीपर था। इसको बेस्ट गोलकीपर का जो है अवार्ड मिला है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है, संतोष कमीर। ये कमीर, संतोष कमीर, ये कहां के, केरला से, केरला की टीम के थे जिनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। उसके बाद सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड किसको मिला है ना, सबसे ज्यादा जो गोल किया है कौन से प्लेयर ने किया है, ये राजस्थान के प्लेयर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किया है। जो सबसे ज्यादा गोल किया है ये राजस्थान के प्लेयर है जिन्होंने 27 गोल किए हैं। जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका अमित अमित गोडसा। क्या नाम है इनका, अमित गोडसा। अमित गोडसा जिन्होंने 27 पूरे 27 गोल किए। ठीक है, देखिए इनकी टीम जो है टॉप 4 में भी नहीं है, फिर भी इन्होंने इतने सारे गोल करे, है ना। क्या नाम है इनका, इनका नाम है अमित गोडसा। फिर उसके बाद जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, जो पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर है वो कौन है, वो भी केरल से बिलोंग करता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है संजू एस। संजू एस क्या है ये, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप जो है वो केरल से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है, संजू एस। ठीक है, तो ये 3 प्लेयर भी आप याद रखिए, कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तीनों भी आपको याद करने होंगे। ओके, संतोष कमीम, ये फिर आपके अमित, और ये फिर आपके संजू एस। ये जो है आपके क्या क्या है, आपके संतोष तो है जी बेस्ट गोलकीपर जो केरला टीम के हैं। फिर आपके अमित जो है, अमित कौन है, अमित जो है राजस्थान टीम के, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने गोल किए कितने हैं, 27। और जो पूरे टूर्नामेंट के प्लेयर हैं वो कौन है, मतलब जो सबसे बेस्ट टूर्नामेंट में माने गए वो आपके कौन है, वो है आपके केरला के संजू एस। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया फ्रांस यूएई स्टैब्लिश ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव। तो जो ये 3 कंट्रीज है, कौन कौन सी, इंडिया फ्रांस यूएई, इन तीनों ने ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन किया है। इन्होंने एक पूरी टीम ग्रुप बनाया है जिसका नाम क्या है, ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव। देखिए ट्राइलेटरल क्या होता है, ट्राइलेटरल क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी। तो देखिए अगर कहीं पे एक ही चीज की बात हो रही होगी तो वहां पे क्या होगा, यूनिलेटरल। अगर एक कंट्री, एक ग्रुप या एक आदमी की बात हो रही होगी तो वहां पे क्या होगा, यूनिलेटरल। अगर 2 की बात हो रही होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा आपका बाइलेटरल, है ना, बाई मतलब 2, बाइलेटरल होगा। और अगर 3 की बात हो रही है तो क्या होगा, ट्राई। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज की बात हो रही है ना, यूएई, फ्रांस और इंडिया, तो इस वजह से इसको ट्राइलेटरल बोला जा रहा है। मतलब ये जो संगठन बना है ये 3 कंट्रीज का संगठन है। कौन कौन सी 3 कंट्री, इंडिया फ्रांस यूएई, इनका ये पूरा संगठन बना है। तो ये जो संगठन बन के तैयार हुआ है, देखिए इसकी मीटिंग जो, इसकी जो मतलब बातचीत शुरू हुई थी ना, ये आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी। देखिए यूनाइटेड नेशन की 2, मतलब वैसे तो कई सारी बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन की, जो लेकिन जो 2 मेन बॉडी होती है कौन कौन सी, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, और दूसरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और दूसरी कौन सी होती है, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी 2022 में न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर, वहां पे जो मीटिंग हुई थी, तो वहां पे उसी की साइड में इन तीनों कंट्रीज में मीटिंग की थी और वहीं पे बात करी थी कि हमको ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमको ऐसे ऐसे ग्रुप बनाना है, ऐसे संगठन बनाना है जिसमें हम तीनों होंगे और काम करेंगे। किस चीज के ऊपर काम करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए बता देता हूँ किस किस चीज के ऊपर काम करेंगे सब आपस में मिलकर। देखिए एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, डिफेंस के ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, अपने एनर्जी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात करेंगे और अपनी इकोनॉमीज के ऊपर बात करेंगे। ओके, ये जो 3 सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर में ये कंट्री एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए एनर्जी सेक्टर में कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में हेल्प करने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है,
इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है सोलर एनर्जी की तरफ। जो एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया जो है कोल के द्वारा मतलब जो आपका कोयला होता है उसको जला के बनाता है या कोई भी और ऐसा तरीका जिससे एनर्जी बनाता है, भारत सरकार बनाती है जिससे एनर्जी, जिससे गवर्नमेंट जो इंडिया है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया है जिससे ऐसी चीजों से जो बिजली बनाता है कोई भी एनर्जी खाली बिजली नहीं होती, एनर्जी ये भी होती है जो आपके ये भी एनर्जी की तरह ही काम करता है ना, जिस चीज से आपके ये पेट्रोल होता है, जिससे आप ये जो भी आपके वाहन होते हैं चलते हैं, ये हो गया, या फिर जो बिजली बनाते हैं और भी किसी चीज में जो भी एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको हम कोई भी ऐसी चीज से बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है, तो उसका यूज जो है कम से कम करना। देखिए इस बात पर मैं आपको कितना फोकस करके बता रहा हूं, कितनी बार मैंने आपको ये बता दिया है, कितनी न्यूज आपकी डेली एक ना एक न्यूज ऐसी हो ही जाती है जो आपके पर्यावरण से नुकसान करने वाली कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा होती है ना, उसको कम करने के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही होती है। जैसे यहाँ पे हो गई, कल भी थी, उससे पहले हाइड्रोजन की बहुत दिन न्यूज चली थी, फिर एक दिन मिथेनॉल की न्यूज चली थी, ऐसे ही करके इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी न्यूज चलती रहती है ना। G20 की जब भी जिक्र करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आई जाती है। तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट जो एनर्जी की बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एनर्जी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर एनर्जी नहीं होगी तो बिजली नहीं होगी, बिजली नहीं होगी काम ठप हो जाएगा पूरे देश का, जहां पे बिजली नहीं होगी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, कुछ काम नहीं होगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, है ना। जब कोई काम नहीं हो पाएगा तो देश कैसे चलेगा, है ना। जब कोई काम नहीं हो तो इकोनॉमी गिर जाएगी, और इकोनॉमी गिरते गिरते जैसे गिरेगा तो देश भी अपने आप गिर जाएगा, है ना। तो इस वजह से एनर्जी जो है बहुत जरूरी है। मान लीजिए चलिए बिजली तो है, कोई दूसरा काम है एनर्जी का वो ठप हो गया, जैसे क्या ठप हो सकता है, दूसरा काम ठप हो सकता है जैसे कि हमारे पास अब ऐसी एनर्जी नहीं है जिससे हम कोई भी वाहन चला सकें, है ना। तो सब वाहन ठप हो गए, सब कोई वाहन नहीं चल रहा भारत में। जब कोई भी वाहन भारत में नहीं चलेगा, कोई भी जैसे गाड़ी, ट्रक, ट्रेन वगैरह कुछ नहीं चल रहा भारत में, उससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है, जो भी ट्रेड वगैरह हम करते हैं, ट्रेडिंग से तो पैसे कमाते हैं, हमारी इकोनॉमी किससे चलती है, जो ट्रेडिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसी से चलती है। तो जब कोई भी सामान इधर से उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाता कैसे है, ये जो वाहन होते हैं हमारे, ये जो ट्रक, ट्रेन, ये सब होती है, इन्हीं के ऊपर ट्रक हो गई, ये जो होती है बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रेन, ये इन सबके ऊपर ही लग के चलती है, इन सबके ऊपर लाद देते हैं वो चलती है, ऐसे होता है ना, इन सब में भर के चलती है। तो जब ये सब चीज को चलेगी नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे। मान लीजिए फैक्ट्री में तो लाइट आ रही है, फैक्ट्री तो लगातार बना रही होगी, लेकिन जब ये फैक्ट्री से निकल के कहीं जाएंगे ही नहीं तो क्या फायदा इसी को बनाने का, खराब हो जाएंगे वही पड़े पड़े। तो इसी वजह से एनर्जी हमारे लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत है, लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी है। तो जैसे इंडिया काम कर रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर मतलब जो बिजली जो आपकी सूरज की किरणों से बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है कि इलेक्ट्रिक जो है हम वो लेके आए, वाहन लेके आए। और मैंने अभी आपको एक दो दिन पहले एक और न्यूज पढ़ाई थी कि जो ट्रेन है हमारी, जो ट्रेन पूरा हमारा सिस्टम है, जो रेलवे है हमारी, वो 87% तक क्या हो गई है, 87% तक इलेक्ट्रिफाइड हो गई है, कि वो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलती है। ये भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, कुछ सालों में जो है 90% इसको पूरा 100% इसको कर देंगे कुछ सालों में, अगले आने वाले में। सोलर एनर्जी के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और कोल से जो हम बिजली बनाते हैं, मतलब कोयले से, उसको हम ज्यादा से ज्यादा घटा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनको ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट मतलब जो आपके वो होते हैं, मतलब थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है, जो आपके वो होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जो पानी के द्वारा बनाया जाता है, ये सब जो है इन सब के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एनर्जी के सेक्टर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, बिजली के द्वारा जो है हमारे वाहन चल पाए। या और हम क्या फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ रहे आजकल, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं आजकल बहुत सारे। देखिएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ना, उनके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी होती है, वैसे हमारे यहाँ नंबर प्लेट 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई होती है, देखिए आपने ज्यादातर कैसी नंबर प्लेट देखी होगी, या तो देखी होगी आपने जो पीले कलर की होती है, या फिर आपने देखी होगी जो व्हाइट कलर की होती है। तो व्हाइट कलर मतलब सफेद कलर की जो होती है वो कैसी होती है, सफेद कलर की वो वाली होती है जो नॉर्मल गाड़ियों में, जो अपनी नॉर्मल घर भर की गाड़ियां होती है उनमें इस्तेमाल होती है। और पीले कलर की कौन सी होती है, पीले कलर की जो टैक्सीज वगैरह में इस्तेमाल होती है। उसी तरह एक प्रकार की और जो आपकी है वो होती है नंबर प्लेट, वो कुछ कैसी होती है, वो होती है ग्रीन कलर की, हरे कलर की जो है आपकी होती है, हरे कलर की आपकी नंबर प्लेट होगी। तो हरे कलर की नंबर प्लेट जो है किसकी होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी होती है ना। अब उनकी ऐसी क्यों होती है हरे कलर की, देखिए क्योंकि इनका हरा कलर बताने का तरीका ये है, क्योंकि ये नेचर जो हमारा वो होता है पर्यावरण है, उसको हरे कलर से दिखाते हैं, जहां भी हम दिखाते हैं हरे रंग से दिखाते हैं ना उसको। तो ये हरा रंग इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक हमारा व्हीकल होगा, जो बिजली से चलने वाला हमारा कोई भी वो होगा, वाहन होगा कोई भी हमारा, कि ये जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई भी ऐसी चीज नहीं निकाल रहा, कोई भी ऐसी गैस नहीं निकाल रहा, ऐसी हानिकारक जो हमारे पर्यावरण को या किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए, इसलिए ये हरे रंग की होती है। ओके, जो तो अगर आपको पहचानना है कि कौन सी चीज है जो बिजली से चल रही है, कोई भी वाहन, उस पर हरे रंग की नंबर प्लेट होगी। जैसे गाड़ी आती है एक, मैं आपको बताऊं जो आपने नॉर्मल देखी होगी, अगर देखी होगी तो गाड़ी आती है टाटा की, आती है नेक्सॉन ईवी करके, उसका नाम क्या है, नेक्सॉन ईवी। ईवी मतलब
ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। नेक्सॉन जो है पेट्रोल डीजल में भी आती है, लेकिन एक नेक्सॉन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है ईवी, है ना। वो कौन सी होती है, उसके ऊपर हरे रंग की प्लेट है। तो जो ईवी होती है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिजली के द्वारा चलती है। और जैसे जो छोटे छोटे रिक्शा नहीं होती है, जिनको टर्री बोलते हैं, है ना, ऐसा करके जो बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो भी जो है उसके ऊपर चलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आजकल तो इंडिया में बहुत ज्यादा चलने लगे हैं, वो भी जो है बिजली से चलते हैं। आपको उनकी भी नंबर प्लेट आपको हरे कलर की दिखेगी। तो ये जो है बिजली से चलने के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है इंडिया के यहाँ। और दूसरा मैंने बताया हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर जो है इंडिया के यहाँ बहुत फोकस हो रहा है। हाइड्रोजन जो पूरी दुनिया में फोकस हो रहा है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइना एशिया की पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने क्या बनाया है, उसने क्या बनाया है, चाइना ने बनाई है ट्रेन, अपनी ट्रेन बनाई है जो पूरी की पूरी हाइड्रोजन से पावर्ड है। जो फ्यूल यूज हो रहा है वो हाइड्रोजन हो रही है। उसी तरह वो तो एशिया की सबसे पहले कंट्री बनी है ऐसी। और जो पूरी दुनिया की सबसे पहली कंट्री बनी है ऐसी, वो कौन सी बताई मैंने, वो थी आपकी जर्मनी, जिसने हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर काम किया, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह हाइड्रोजन को यूज किया है ना, जिससे ट्रेन चलाई है। उसी तरह इंडिया भी हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया जो है अभी इंडिया ने जो है अपनी पूरी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या निकाली है अपनी, मतलब पूरी रिपोर्ट दी है कि हम जो है 2023 के आखिर तक, 2023 के खत्म होते होते हम भी जो है अपनी ट्रेन लॉन्च कर देंगे जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, जो हाइड्रोजन से चलेगी, है ना। और वो जो भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो हेरिटेज जो रोड है, हेरिटेज रोड नहीं मतलब जो पटरी है ना, ट्रेन चलेगी तो पटरी के ऊपर चलेगी, रोड के ऊपर तो चलेगी नहीं। तो जो भी हमारे यहाँ हेरिटेज मतलब बहुत पुरानी पुरानी पटरियां हैं, जो भी हमको हमारे यहाँ की जो बहुत पुरानी पुरानी जगह है, बहुत फेमस जगह है, उनके वहां पे लेके जाती है, उनके आसपास चलती है ना, उन सब पे हम जो है हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर देंगे। 2023 के एंड तक हाइड्रोजन ट्रेन हम लोग शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके सब में बढ़ा देंगे, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया ट्रेन हमारे यहाँ 87% तक तो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, मतलब बिजली से चलने लगी 87% तक। तो थोड़े दिन की बात है, 13% के आसपास बचा है। इसको भी अगले कुछ 2-3 सालों में इसको भी मतलब 2025 से 26 जब मतलब यही 2-3 साल जो भी होंगे अगले, उसमें सबको इलेक्ट्रिफाइड करके हम जो है टोटली रेलवे हमारी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह जो है हम जो है फ्यूल की तरह भी बहुत सारी ऐसे यूज कर रहे हैं। मैंने आपको मीथेनॉल बताया था कि मीथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, इथेन की ब्लेंडिंग होती है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, मीथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है अलग अलग। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, जो हमको पेट्रोल मिलते हैं, तो एक तो नॉर्मल पेट्रोल मिलता है, एक हमको पावर पेट्रोल मिलता है, जिसका ऐसे करके नाम होता है XP95, ऐसे करके नाम होता है ना XP95, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम पावर पेट्रोल, उसको पावर पेट्रोल क्यों बोलते हैं, ये XP95 भी नाम नहीं हुआ उसका। तो पावर पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल तो होता ही है सब जगह पे, कोई भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाओ। तो जो पावर पेट्रोल होता है ये क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, देखिए जो पेट्रोल होता है ना, उसको हमको प्योर पेट्रोल नहीं मिलता। जो भी हम अपने वाहन, जो भी हमारे ये होते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, या कोई भी ऐसी वाहन हो गया, उसमें डलवाते हैं, वो हमारा नॉर्मल पेट्रोल नहीं होता है ना, मतलब प्योर एकदम प्योर पेट्रोल नहीं होता, उसमें कुछ मात्रा इथेनॉल की मिलाई जाती है। तो जिसमें 5% इथेनॉल मिलाया जाता है, मतलब 95% तक उसमें क्या होता है, 95% तक उसमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल की मात्रा होती है, 5% उसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। वो जो होता है वो तो होता है आपका पावर पेट्रोल, वो तो होता है आपका XP95 या फिर पावर पेट्रोल। लेकिन जिसमें इससे ज्यादा मात्रा में इथेनॉल मिलाई जाती है, जिसमें 10% से लेकर 12% तक की मिलाई जाती है ना इथेनॉल, वो कौन सा होता है, जो नॉर्मल आपका पेट्रोल होता है, जिसमें 10 से 12 की बात हो रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर भी काम कर रही है कि इस 12 को 15% तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, और इथेनॉल जो है 15% तक पहुंचाया जाए। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हमारी जो पेट्रोल है उसके ऊपर से निर्भरता थोड़ी थोड़ी कम हो, है ना, धीरे धीरे करके ही तो कम होगी। अब इससे नुकसान तो देखिए बहुत सारे, मैं आपको बहुत वीडियो में बता चुका हूं कि हम क्योंकि हमारे यहाँ 1% भी होता नहीं है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है, वो बाहर से मंगाना पड़ता है, उसके बहुत सारे नुकसान है, कभी रिश्ते सही बनाओ, यूएस कभी आ जाता है किसी ना किसी चीज में, तो ये सब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आपको पता होगा कि ये सब नुकसान क्या है। बाकी जो पर्यावरण का नुकसान है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई दिए, ठीक है। तो इस वजह से ये इथेनॉल के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, इसको ब्लेंडिंग कर रही है। ब्लेंडिंग मतलब जो प्योर है, जैसे पेट्रोल प्योर है, इसमें मिला देना, है ना, इसमें कुछ परसेंट क्या मिला देना, जो आपका इथेनॉल है उसको मिला देना। तो इस तरह मैंने ये तो इथेनॉल का एग्जांपल दिया आपको, जो पेट्रोल मिलता है हमको। और इसी अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक क्रूज की बात कर रहे थे, क्रूज शिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है गंगा नदी में, तो उस क्रूज शिप में क्या है, मीथेनॉल से ब्लेंडिंग डीजल, जिसमें कुछ परसेंट मिथेनॉल की मात्रा मिली हुई है, ऐसा डीजल जो है उसमें यूज हो रहा है। तो मिथेनॉल भी एज अ फ्यूल हो सकता है, हाइड्रोजन भी यूज कर लिया हमने जो है इथेनॉल भी यूज कर लिया, फिर हमने आपका जो आपकी बिजली है उसका तो इस्तेमाल हम कर ही रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये एनर्जी सेक्टर के लिए सारी कंट्री एक दूसरे की इन सब चीजों में मदद कर सकते हैं, ठीक है। जिसको ज्यादा पता है वो दूसरे की मदद कर दो, जिसको कम पता है वो दूसरे सीख लो, ठीक है। ये तो हो गया एनर्जी के सेक्टर में बात। फिर क्या दूसरा क्या है, डिफेंस के सेक्टर में बात होगी। तो डिफेंस एक दूसरे की डिफेंस में मदद कर सके, क्योंकि जो ये दो कंट्री हो गई आपकी, फ्रांस और इंडिया, ये टॉप 10 में आती है डिफेंस के मामले में। देखिए यूएई की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है कौन से आती है,
तो ये जो दो है ये तो टॉप 10 में आती है, आती है। इंडिया 4th पे आती है और फ्रांस है 7th पे आता है। तो ये तो टॉप 7 जो आपके टॉप 7, हाँ 7th पे आता है, शायद 5th या 7th पे आता है आपका फ्रांस, है ना। यूएई का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी उस पे आता है। तो ये जो कंट्रीज हैं आपस में एक दूसरे तो डिफेंस के सेक्टर में कॉपरेट कर सके। देखिए ये जो ग्रुप है ना, ये जो ट्राइलेटरल ग्रुप है, इसको क्या बोला जा रहा है? इसको एक ग्रुप नाम से और बुलाया जा रहा है। वो नाम क्या है इसका? वो नाम है इसका, जिस नाम से इसको बुलाया जा रहा है वो नाम है इसका राफेल ग्रुप। राफेल ग्रुप, इसको राफेल ग्रुप क्यों बोला जा रहा है? देखिए राफेल, जानते हो आप राफेल? राफेल का नाम आपने कई बार सुन लिया होगा वैसे तो। राफेल क्या है? एक फाइटर जेट है ना। एक फाइटर जेट है ना, लड़ाकू विमान राफेल, जो हमने कहां से खरीदा था? हमारे पास भी है इस टाइम पे। हमने कहां से खरीदा था? फ्रांस से खरीदा था। फ्रांस के अंदर बनाया था, फ्रांस में एक कंपनी है डसॉल्ट नाम से, वो कंपनी बनाती है जो आपके लड़ाकू विमान है। तो भारत के पास भी है, हमने लिया था, आपको याद होगा हमने जो लिया था राफेल, है ना। और अभी और लेने की बात चल रही है। और फ्रांस के यहाँ बनता है, तो फ्रांस के यहाँ तो है ही सबसे एडवांस जो विमान है इनका, वो राफेल ही है। फिर तीसरा यूएई के पास भी है जो विमान है आपका, ये जो राफेल विमान है, ये जो लड़ाकू विमान है, यूएई के पास भी है आपका। तो राफेल, ये जी क्यों लिखा है मैंने? राफेल, ठीक है। तो ये जो विमान है तीनों इन कंट्रीज के पास है। तो ये इसको जब भी कोई मतलब डिफेंस मजबूत करने का क्या तरीका होता है? देखिए एक तो ये तरीका है कि एक दूसरे के साथ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहे, जो भी चीजें होती हैं डिफेंस रिलेटेड, जो भी डिफेंस रिलेटेड, जैसे ये जो आपका राफेल है, इसको जो है फ्रांस ने हम लोगों को दिया, हम कोई चीज बनाते हैं हम फ्रांस को दें, या फ्रांस और कुछ ना, ऐसे करके। दूसरा तरीका क्या है? जॉइंट वेंचर्स खोले जाए। जॉइंट वेंचर जैसे फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट, ये बनाती है राफेल, तो ये इंडिया की किसी कंपनी के साथ, इंडिया की किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में फैक्ट्री डाल ले और फिर यहाँ पे बनाना सिखाए कि कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसी तरह फ्रांस, ये जो यूएई यहाँ पे खोल सकती है फ्रांस, उसी तरह इंडिया कोई ऐसी चीज बनाता है डिफेंस रिलेटेड, तो वो अपनी फैक्ट्री यहाँ पे खोल सकता है फ्रांस में, और फ्रांस की कोई लोकल कंपनी के साथ, और वहां पे बना सकता है, उनको सिखा सकता है। उसी तरह यूएई के साथ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया डिफेंस में आगे बढ़ने का, एक साथ मिलकर, है ना। क्या हो गया दूसरा तरीका? ये जो ज्वाइंट वेंचर होता है। पहला क्या हो गया? एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके इन सब चीजों का जो भी डिफेंस रिलेटेड आइटम्स है। तीसरा, एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करके, है ना, जो अभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास एक दूसरे के साथ करके, तीनों जो है अलग अलग जगह पे हैं। फ्रांस आपका यूरोप में है, यूएई आपका कहाँ पे, जो आपका एक खाड़ी वाला इलाका है, गल्फ इलाका यहाँ पे है ना। और इंडिया कहाँ पे? इंडिया आपका ये साउथ ईस्ट एशिया में, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट नहीं साउथ एशिया में। तो अलग अलग इलाकों में है तीनों कंट्रीज। तीनों कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे के साथ सैन्य अभ्यास करके अलग अलग इलाकों की जो है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कभी युद्ध लड़ना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है कभी सिचुएशन आ गई आपको कहीं और दूर जाके युद्ध लड़ना पड़े, हमारी आर्मी वगैरह किसी की भी आर्मी वगैरह को। तो हर तरह का जो टेरेन है, हर तरह की जगहों की जो है पता होना चाहिए। तो ये जो है हमारी आर्मी जो है अलग अलग, इसीलिए तो सैन्य अभ्यास किया जाता है, ताकि जो दूसरी आर्मी है उसकी कैपेबिलिटी, नई नई चीजों के बारे में पता चले, उनकी कमजोरी भी ढूंढ सके, उनकी ताकत भी ढूंढ सके, हम भी वो चीज डेवलप कर सके अपने अंदर, कोई जो उनकी ताकत है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा किस लिए? दूसरा इसलिए कि जो अलग अलग जगह है जहां पे लड़ाई लड़ी जा सकती है, वहां के बारे में भी हमको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो सैन्य अभ्यास कर सकते हैं, है ना। ये तीन चीज क्या हो गई? डिफेंस सेक्टर में हो गई, है ना। और क्या हो सकता है? जैसे ये तीनों कंट्री ना, एक ग्रुप और है, उस ग्रुप का नाम क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो जो तीनों कंट्री है उसके भी मेंबर है ना। क्यों मेंबर है इसके? देखिए यूएई जहां पे है वहां पे तो है ही आपका हिंद महासागर, वहां पे तो है ही इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर। दूसरा इंडिया भी, इंडिया के तो नीचे ही है हिंद महासागर, इसी के नाम पे उसका नाम है। फ्रांस जो है फिजिकली नहीं है वहां पे, जो फ्रांस की मेन लैंड है, जो फ्रांस एग्जैक्ट देश है पूरा, वो नहीं है वहां पे। लेकिन एक फ्रांस के द्वारा ऑपरेट किया गया आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? रियूनियन द्वीप, रियूनियन आइलैंड, जो कहां पे पड़ता है मैंने आपको वैसे ही बता रखा है। जैसे ये आपका अफ्रीका है ना, ये आपका अफ्रीका है ना। तो अफ्रीका के यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर। इसके बराबर में एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है रियूनियन आइलैंड या फिर रियूनियन द्वीप, वो जो है फ्रांस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और ये कहाँ पे? ये आपका रियूनियन, ये आपका कहाँ पे? जो आपका हिंद महासागर है उसमें है। तो ये तीनों कंट्री इसीलिए हिंद महासागर की जो है, हिंद महासागर का जो ग्रुप है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसके मेंबर है। तो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं इस एरिया में भी। ओके। और इकोनॉमी से रिलेटेड क्या होगा? इकोनॉमी से रिलेटेड अपने जो बिजनेसेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, उन सबको बढ़ाया जाए, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, जैसे इंडिया और यूएई के बीच में ऑलरेडी साइन हो गया है। अब ये तीनों मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कर ले एफटीए, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? जब हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं नॉर्मल टर्म में, नॉर्मल होता है जब एफटीए साइन नहीं किया होता, तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट कहीं और से आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाती हैं और वहीं से तो कमाती है जो भी ग्रुप होगा,
जो ग्रुप बोल रहा हूँ, जो भी देश होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो टैक्स लगाएगी। जैसे फ्रांस से कोई चीज हमारे यहाँ हो रही है और आ रही है और हमने उसके ऊपर जो है वो नहीं लगा रखा है, मतलब हमारा हमारा और फ्रांस का एफटीए साइन नहीं हो रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो जो भी सामान आएगा फ्रांस से उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और उससे पैसे कमाएगी। तो अब फ्रांस को क्या उसका नुकसान होगा, जो भी फ्रांस की कंपनी हमारे यहाँ भेज रही होगी, जब टैक्स लगेगा तो वो सामान जो है महंगा बिकेगा, भारत में महंगा बिकेगा तो कम लोग खरीदेंगे। तो एफटीए का फायदा क्या है, एफटीए जब हो जाता है ना तो कोई भी गवर्नमेंट जो है पहली बात कर लेती है कि हम आपके ऊपर जो आप अपना सामान हमारे यहाँ बेचो हमारे यहाँ लेके आओ और हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़े। ये फायदा होता है एफटीए का। तो तीनों आपस में मिलकर एफटीए साइन कर सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ा सकती हैं, एक दूसरे की मदद कर सकती है बिजनेस बढ़ाने में, ऐसे इकोनॉमी के ऊपर ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया कि ये जो सेक्टर, ये जो ग्रुप है कैसे कैसे काम करेगा, इन तीन सेक्टर के ऊपर काम करेगा, एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी। और मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाह रहा था, देखिए जैसे जैसे आप अगर फॉलो कर रहे होगे ना पूरी तरह से जो ये वर्ल्ड न्यूज होती है फॉलो कर रहे होगे, तो आप क्या देख रहे होगे, यूएई के साथ ना इंडिया ने बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं यूएई के मिलकर साथ मिलकर साइन जो है उनका मेंबर बन गया। जैसे एक बताऊं आपको, एक ग्रुप है I2U2 करके एक ग्रुप है ना, जिसमें 4 कंट्री है। कौन कौन सी है, आई के नाम से 2 कंट्री है, कौन कौन सी आपकी, इजराइल, इंडिया, और यू के नाम से 2 कंट्री है, यूएसए और यूएई। ये चारों कंट्रीज के मेंबर है ना। इसको जो है ये जो है इसको क्या बोलते हैं, I2U2 जो कंपनी है इसमें भी जो है किसके साथ, यूएई के साथ है इंडिया। फिर एक ग्रुप और है इंडिया, इजराइल और यूएई का, इसमें भी एक साथ है। वो हालांकि इकोनॉमिक ग्रुप है, मतलब ट्रेडिंग ग्रुप है, उसमें तो ये जो है एक दूसरे के साथ कैसे अपना जो ट्रेड बढ़ा सकती है उससे रिलेटेड काम करती है, लेकिन वो भी ग्रुप है। एक ये ग्रुप हो गया, तो धीरे धीरे करके यूएई जो है इसके साथ हम बहुत सारे ग्रुप में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप में जुड़ने का मतलब है हमारे यूएई के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन अच्छे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए आगे देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज क्या है, यूएस शूट डाउन चाइना स्पाई बैलून। तो देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक बहुत बड़ा गुब्बारा, बैलून मतलब गुब्बारा, बहुत बड़ा गुब्बारा उड़ाया है ना, बहुत बड़ा गुब्बारा आया, उड़ाया भी कुछ दिन पहले। उसके ऊपर एक उपकरण, उसके ऊपर एक जो है लगी हुई थी एक डिवाइस, वो उसका क्या काम था देखिए, अब किसी को एग्जैक्ट नहीं पता उस डिवाइस का काम क्या था, लेकिन बोला जा रहा है वो जो है फोटो वगैरह खींचती है और बहुत सारी चीजें वो डिवाइस करती है। तो क्या हुआ कि ये जो चाइना के द्वारा छोड़ा गया ना बैलून, तो पहले तो ये जापान के ऊपर जाके, जो जापान के ऊपर से होता हुआ फिर ये यूएसए में घुस गया, यूएसए मतलब अमेरिका में। अब अमेरिका के लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक में आ गए, ऐसे मतलब लोग सोचने लगे कि ये जो हमारे ऊपर गुब्बारा क्यों उड़ा रहा है चाइना। पहले तो पता नहीं था किसका द्वारा है, लेकिन लोग समझ गए थे चाइना के द्वारा है, तो चाइना ने कुछ दिन बाद एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हमारे द्वारा है। तो क्या हुआ कि चाइना, जब यूएसए के लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, तो उन्होंने बोला कि कहीं हमारी स्पाई तो नहीं, स्पाई मतलब हमारी, हमको मतलब देख तो नहीं रहा। स्पाई का मतलब क्या होगा, मतलब कुल मिला के समझ लीजिए हमको, हमारी जो है हम पे नजर तो नहीं रख रहा। नजर रखना होता है स्पाई का मतलब नजर रखना, तो नजर तो नहीं रखना, हमारी बहुत सारी चीजें नोटिस कर सकता है ये इसके थ्रू, अगर उसमें कैमरा वगैरह लग रहा होगा उसकी तरह देख के। लेकिन चाइना का क्या कहना है कि देखिए हमने तो ये जो छोड़ा था ये पर्यावरण को चेक करने के लिए, पर्यावरण को देखने के लिए, एनवायरमेंट को देखने के लिए छोड़ा था, वेदर को देखने के लिए, मौसम वगैरह को देखने के लिए छोड़ा था, लेकिन ये हवा की वजह से आपके यहाँ चला गया है, ये चाइना का कहना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि चाइना ने क्या कहा, ये चाइना ने जब तक नहीं बोला, जब तक ये यूएसए के ऊपर उड़ता रहा, जब तक नहीं बोला, पर जब यूएसए ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है, बिल्कुल एंड में बैलून पहुंच गया यूएसए में, जब किसने बोला, जब चाइना ने बोला। और चाइना ने क्या बोला, एक बात और क्या बोली कि देखो इससे उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो कमर्शियल बैलून है जो हमने नॉर्मली छोड़ा था, जो मौसम वगैरह इसकी जांच पड़ताल के लिए, तो आपको इसको गिराने की जरूरत नहीं है, तो निकल जाएगा आपके ऊपर से। लेकिन यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने इसको शूट डाउन कर दिया है। इससे क्या हुआ है, तो देखिए यूएसए तो करेगा ही, आप किसी के एयर स्पेस में थोड़ी घुस सकते हो, हर कंट्री का एक एयर स्पेस होता है, चाहे कितनी गरीब से गरीब कंट्री हो, कितनी छोटी से छोटी कंट्री हो, लेकिन पूरी दुनिया में उसको आजादी है कि वो अपना एयर स्पेस किसी के लिए भी ब्लॉक कर सकती है। और आप चाइना जो है जबरदस्ती अपना एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन सॉरी, ये जो अपना बैलून है, ये जो अपना गुब्बारा है, जबरदस्ती इसको यूएसए के स्पेस में भेज रहा है, एयर स्पेस में, तो यूएसए के पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो उसको शूट डाउन कर, मतलब गोली, मतलब उसको मिसाइल मार के नीचे गिरा सकती है। तो यूएसए ने इसको मिसाइल मार के नीचे गिरा दिया। अब चाइना थोड़ा नाराज है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये तो ऐसे बैलून था, इसको आप कैसे गिरा सकते हो, उसमें हमारे मशीन वगैरह लगी हुई थी, उनका सबका नुकसान हो गया है ना। और चाइना बोल रहा है कि अब हम भी कुछ ना कुछ करेंगे यूएसए के साथ, है ना, ये बोल रहा है। देखिए अब पता नहीं क्या फालतू की बात है, आपका जबरदस्ती, पहले तो आपका बैलून वहां घुस गया, उन्होंने मार के गिरा दिया, तो उसके बाद आप पता नहीं क्या कर रहे हो, है ना। क्योंकि देखिए ऐसा जो बैलून है ना, ये जो बैलून है स्पाई बैलून, इसका इस्तेमाल पहले भी चाइना कर चुका है कई बार। एक बार 2019 में जब पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था, 2019 में चाइना के द्वारा, चाइना ने इसका इस्तेमाल एलएसी के पास किया था। एलएसी क्या है, इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो ऊपर लद्दाख में है, वहां पे इसका सबसे पहली बार ये वहां पे देखा गया था। सबसे पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो मिलिट्री थी उसने सबसे पहली बार इसको देखा था। फिर इसको एक बार जापान में 2020 में जापान में भी इसको देखा गया है। फिर 2022 में जब ताइवान के साथ वो थोड़ी दिक्कत हो गई थी ना, जो नैन्सी पेलोसी जो यूएसए की एक मंत्री है, यूएसए की एमपी है, वो आ गई थी यहाँ पे ताइवान में, है ना,
तो ताइवान का और जो आपका चाइना इनके साथ कुछ अच्छा है नहीं, तो उस टाइम पे ताइवान के आसपास भी ये देखा गया था, ये जो स्पाई जो बैलून था। अब ये यहाँ पे भी देखा जा रहा है, कहाँ पे, यूएसए में भी देखा जा रहा है। सबको पता है चाइना इसको क्यों भेज रहा है, ये जो स्पाइंग करने के लिए, नजर रखने के लिए इसको भेजता है चाइना, ठीक है ना। जैसे और बताओ आपको, इंडिया भी ऐसे बैलून के ऊपर काम कर रहा है। इंडिया भी ऐसा बैलून एक बार चेक कर चुका है, मतलब टेस्टिंग कर चुका है, इंडिया के पास भी है ऐसा बैलून। लेकिन अगर इंडिया की ऐसी बात ही नहीं है, इंडिया जो ऐसा करता ही नहीं है कि किसी को भी ऊपर छोड़ दो, हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो हम ऐसा काम कुछ नहीं करते हैं कि हम किसी को आगे से जो है परेशान करें या बुली करें, मतलब किसी को आगे से परेशान करें फालतू में, ताकि वो आके हम जो है हमसे लड़े आके, हम ऐसा कभी कुछ करते नहीं। लेकिन चाइना ऐसे ही करता है हमेशा, इंडिया के साथ करता है, यूएसए के साथ करता है, किसी भी कंट्री के साथ ले चाइना करता है। तो वही चाइना ने किया, बैलून भेज दिया था वहां पे, और यूएसए ने उसको शूट डाउन करके नीचे गिरा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आपको समझ में, आशा करता हूँ सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक एक न्यूज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, जितने अच्छे से मैं समझा सकता था मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं जो आपकी समझ में नहीं आया। तो आज शाम का जो आपका लेक्चर होगा करंट अपडेट्स का, इवनिंग का, 7 तारीख का इवनिंग का, क्योंकि आज से आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे किसी भी कीमत पे। आज से आपके शाम के लेक्चर नहीं रुकेंगे, वो 2-3 दिन से बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत जरूरी काम था, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा था। लेकिन अभी जो है आपके शाम के लेक्चर लगातार आने शुरू हो जाएंगे आज शाम से। तो आज शाम की वीडियो में या कल सुबह की वीडियो में जो भी आप पूछोगे मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत लेंगे हम आपसे। और बाकी जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो जो है उनको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमको सपोर्ट करें, ताकि हम और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा जो है मोटिवेशन के साथ आपकी मदद कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।